बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर सबा सईद। बच्चों, जो आपके लॉ में हमने स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ फार्मेसी एक्ट, आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। फार्मेसी एक्ट में एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में बच्चे हमने पढ़ा था इसकी टाइटल और डेफिनेशन, कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होता है, इसकी कमेंसमेंट कब से होती है, और इसके अलावा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और ये जो डेफिनेशंस थी ये हमने पढ़ा था। फार्मेसी एक्ट 1967 के ये एक्सटेंड करेगा होल ऑफ पाकिस्तान पे, शल कम इनटू फोर्स एट वंस, कि जैसे ही आएगा वैसे ही पूरे पाकिस्तान पे लागू होगा। इसकी डेफिनेशन में अप्रूव्ड का मतलब सेक्शन 18 और 19 में है, जो हमने पिछले लेक्चर में जो है पढ़ा था। देन कम सेंट्रल काउंसिल, जो तमाम मामलात को सेंट्रली देखती है लेजिस्लेशन में। देन कम्स काउंसिल, जिससे मुराद है जी फार्मेसी काउंसिल। मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जो मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962 के अंडर रजिस्टर हुए हैं। देन कम्स पीपीए, जो एक पॉलिटिकल बॉडी, पॉलिटिकल पार्टी है जो फार्मासिस्ट के राइट्स के लिए अपना जो है वो वर्डिक्ट रखती है। मीन्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड नोन एट द कमेंसमेंट ऑफ फार्मेसी। Then, who is a pharmacist? Pharmacist means a person who is registered under section 24 in register A or B. Pharmacy institution means an institution whose qualification of pharmacy are recognized under this act. Then comes बच्चे establishment of pharmacy council, की जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल काउंसिल बनाएगी और प्रोवेंशियल काउंसिल प्रोवेंशियल गवर्नमेंट प्रोवेंशियल फार्मेसी काउंसिल बनाएगी। और इसी तरह जी सेंट्रल काउंसिल की कंपोजिशन में कितने लोग थे जी? 8 लोग थे। वो आप लोगों को पता है कौन कौन है, वो हम पिछले लेक्चर में क्लियरली पढ़ चुके हैं। देन कम्स कंपोजिशन ऑफ प्रोवेंशियल काउंसिल, इसमें 5 लोग थे, जिसमें कंपोजिशन में ऑफिसर था जो एक प्रेसिडेंट होता था, 5 पर्सन्स थे, 1 ऑफिसर था, एक पीपीए से था, और जो इख्तियार था नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का, वो भी गवर्नमेंट के पास है। देन कम्स पब्लिकेशन ऑफ नेम्स, टर्म्स ऑफ ऑफिस, के कितने दुरानिए के लिए वो ऑफिस को संभाल सकते हैं, जैसे हमारी हुकूमत का 5 साल का दुरानिया होता है, तो इनका कितना होता है? 3 इयर्स का होता है। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। Then comes section number 10, vacancy etc. not invalidate the proceedings of a council, election of vice president, committees of council, meetings of council, annual report, appointment of secretary, officers and staff of council, and finances. फिर जी हमने पढ़े थे सेक्शन 17, जिसमें फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल था, कि सेंट्रल काउंसिल क्या क्या करती है, जिसमें आपकी कॉलेज की मैंने एग्जांपल दी थी कि जिस तरह आपकी कॉलेज की कोर्स ऑफ स्टडी और उसको अप्रूवल मिला है कि आप लोगों को यहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियंस को पढ़ाया जा सके। देन कम्स अप्रूवल ऑफ एग्जामिनेशन, अप्रूवल ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आज बच्चे जो हम लोग सेक्शंस पढ़ेंगे उसमें आता है सबसे पहले सेक्शन 21, जिसमें आते हैं जी इंस्पेक्टर्स। अब इंस्पेक्टर जो है बच्चे वो हमारे ड्रग एक्ट में भी है, ड्रग रूल्स में भी है, और इधर फार्मेसी एक्ट में भी है। तो इंस्पेक्टर्स की पावर्स जब आपसे पूछी जाएंगी तो आपने ये ज़रूर देख लेना लिखने से पहले कि किस एक्ट के हिसाब से पूछी जा रही हैं। ऑल्दो एक जो इंस्पेक्टर का बेसिक मकसद होता है वो इंस्पेक्ट करना ही होता है, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट हो, चाहे वो ड्रग एक्ट हो। ड्रग एक्ट में तो ये है कि सैंपल लेता है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट करके फिर उसको सील करता है, फिर उसको लैब में जो है वो भिजवाता है, फिर वो एक कंप्लीट जो प्रोसीजर होता है वो हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली हमने फैक्ट्री एक्ट पढ़ा था, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस। उसमें क्या था? उसमें ये था कि इंस्पेक्टर के पास इख्तियारात हैं कि वो एरिया को, प्रेमिसेस को देख सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है एटसेट्रा। तो इधर फार्मेसी एक्ट में इंस्पेक्टर की क्या जिम्मेदारियाँ हैं जी? वही कि ये इंस्पेक्ट कर सकता है। इसको अपॉइंट कौन करेगा? इसकी अपॉइंटमेंट होती है बच्चे सेंट्रल काउंसिल के अंडर, और सेंट्रल काउंसिल किसके अंडर होती है? फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होती है। इंस्पेक्ट एनी इंस्टीट्यूशन विच होल्ड्स अप्रूव्ड एग्जामिनेशन और कंडक्ट्स अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी। कोई भी
ऐसा इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका कॉलेज है, इनकी एग्ज़ामिनेशन भी अप्रूव्ड है, इन्होंने इजाज़त ली हुई है किससे, कौंसिल से, कि हम ये वाला फार्मेसी टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा है 2 ईयर का, ये हम अपने कॉलेज में पढ़ाएंगे। तो इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, अप्रूव कर सकते हैं एग्ज़ाम, इंस्टीट्यूशंस में जाके देख सकता है जो कि अब जिनकी अप्रूव्ड एग्ज़ामिनेशन है या जो कंडक्ट कराते हैं अप्रूव कोर्स ऑफ स्टडी। अप्रूव कोर्स ऑफ स्टडी से यहाँ क्या मुराद है, जो आपका सिलेबस है, जो पीछे से रिकमेंड होके आता है और वो फिर हम लोग आप लोगों को आगे पढ़ाते हैं। देन कम्स क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 2 of section 21, inspect any institution which has applied for approval। बच्चे इट्स जस्ट लाइक दैट कि इंस्पेक्शन होती है किसी भी कॉलेज की या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे जो कोर्स पढ़ाए जाते हैं वो कौंसिल के अंडर आए, तो उनको अप्रूवल देने से पहले इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आता है कि देखा जाए कि आया कि इनकी फैसिलिटीज़, इनकी बाकी चीज़ें, इनकी जो स्टाफ है वो इतना कैपेबल है कि इस कोर्स ऑफ स्टडी को पढ़ा सके या इस कॉलेज को रन कर सके, एरिया कितना है, ये सब चीज़ें देखता है कौन, इंस्पेक्टर देखता है इंस्पेक्शन के दौरान। An inspector who attends any examination shall not interfere with the conduct thereof but shall submit to the central council a report। अब बच्चे जो भी इंस्पेक्टर की ऑब्जर्वेशंस हैं या कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है ऊपर से इंस्पेक्शन आ जाती है, इंस्पेक्टर आके देख रहा होता है कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही या कोई टीचर्स स्टूडेंट्स की मदद तो नहीं कर रहे या कोई इस तरह का गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा, तो इंस्पेक्टर को क्या डायरेक्शंस हैं, इंस्पेक्टर को ये डायरेक्शंस हैं कि वो खुद से वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, वो इन रिटर्न अपनी रिपोर्ट सेंट्रल काउंसिल के पास पहुँचाएगा और सेंट्रल काउंसिल एक्शन लेगी जो भी एक्शन लेना है। अगर हम ड्रग रूल्स देखें, ड्रग एक्ट देखें, तो उसमें भी ऐसे था कि इंस्पेक्टर को अगर कुछ पिट्रिट लगता था या कुछ स्कूरियस होता था या कोई इसमें कोई एक्सपायरी ड्रग पड़ी हुई होती थी तो एक इंस्पेक्टर सील करके एक सैंपल शॉपकीपर को दे देता था, रिटेलर को दे देता था, डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता था, एक अपने पास रखता था और एक भिजवाता था किसको, लैब को भिजवाता था। उसको खुद से कार्रवाई करने का कोई हक नहीं होता था कि वो जो है वो रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ के बंद कर दे। उनके ऊपर जो भी एक्शन लेना होता था वो कौन लेती थी, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेती थी। टॉकिंग अबाउट ड्रग एक्ट, यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे भी इंस्पेक्टर्स की पावर को इस तरह लिमिट किया गया है कि इंस्पेक्टर जो है वो अगर इंस्पेक्ट करता है कहीं किसी जगह पे एग्ज़ाम हो रहे हों कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, सब कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसको खुद से कोई एक्शन लेने का इख्तियार नहीं होता। वो इन रिटर्न जो है वो भिजवा देता है आगे गवर्नमेंट को, काउंसिल को, और जो भी इसके ऊपर एक्शन लेना होता है ये चॉइस होली सोली किसकी होती है, काउंसिल की, सेंट्रल काउंसिल की होती है। देन कम्स सेक्शन 22, विड्रॉल ऑफ अप्रूवल। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, वापस ले लेना, इजाज़तनामा या वो जो उसको अप्रूवल दिया हुआ होता है उसको वापस ले लेना। किस चीज़ का अप्रूवल, फार्मेसी एक्ट है बच्चे, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कोर्स ऑफ स्टडी, एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होती है उस सब का अप्रूवल। इफ़ अप्रूव्ड, इसका सब सेक्शन 1 सेक्शन 22 का सब सेक्शन 1 स्टेट करता है, if approved course of study or examination does not continue to be in conformity with this act, the central council shall give notice to the institution। अगर उन्हें लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है इंस्टीट्यूशन में जो कि हमारी गाइडलाइंस, हमारे प्रोटोकॉल्स या हमारे SOPs के मुताबिक नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो नोटिस भिजवाएंगे किसको, इंस्टीट्यूशन को, कि अपनी ये चीज़ें फिक्स्ड करें। Subsection 2 में the institution shall within 60 days comply with the notice and make representation to the central council। अब 60 दिन का टाइम, मतलब कि 2 महीने का टाइम दिया जाता है जी किसको, इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो क्या करे, ताकि जो खामियां काउंसिल ने पॉइंट आउट की हैं या जो पॉइंट्स काउंसिल के हैं इंस्टीट्यूशन उसको फिक्स करे और 60 डेज़ के अंदर अंदर काउंसिल को जवाब दे कि हमने ये अपने सारे क्लॉजेस पॉइंट्स फिक्स कर लिए हैं, हमने ये अपनी सारी खामियां दूर कर ली हैं जो आपने पॉइंट आउट की हैं।
द सेंट्रल काउंसिल आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्रेजेंटेशन, कि वो जो जवाब जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने सेंट्रल काउंसिल को दी है, डिक्लेयर दैट इट्स अप्रूवल शैल स्टैंड विदड्रॉन फ्रॉम दैट डेट specified and course of study or examination shall be deemed to be approved only when passed before the date specified. क्या कहते हैं जी, ये सेंट्रल काउंसिल उस जवाब को मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड करेगी कि आया कि इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाए, इनकी कोर्स ऑफ स्टडी मनसूख कर दी जाए, या इनको एक फ़िक्स तारीख के बाद एग्ज़ाम लेने की इजाज़त दे दी जाए. देन कम्स फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल. अब पीछे हमने सेंट्रल काउंसिल के तो पढ़े फंक्शंस, अब हमारे पास सेक्शन 23 में है फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल. तो सेक्शन 23 के क्लॉज ए में है टू प्रिपेयर एंड मेंटेन रजिस्टर्स ऑफ फार्मेसिस्ट. बच्चे अब देखें कि इतने साल हो गए हैं ये कोर्सेज स्टार्ट हुए, फार्मेसी टेक्नीशियंस कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, तो ये किस तरह काउंसिल रिकॉर्ड रखती है, ये फ़लाँ बंदा भी फार्मासिस्ट है, फ़लाँ बंदा फार्मेसी टेक्नीशियन है. इनके रजिस्टर्स होते हैं, वो रजिस्टर जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, जिससे ये पता चलता है कि जी कौन सा इंसान, कौन सा इंडिविजुअल कौन से रजिस्टर में रजिस्टर हुआ है. तो क्लॉज ए क्या है, प्रोविंशियल काउंसिल की क्या जिम्मेदारी है कि मेंटेन करें रजिस्टर्स फॉर फार्मासिस्ट. क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 23 टू रजिस्टर फार्मासिस्ट एंड ग्रांट सर्टिफिकेट. ये बच्चे वही सर्टिफिकेट है जो क्लास में मैंने आपको दिखाया था, जिस पे नीचे सेक्रेटरी साहब के साइन होते हैं, एक पिक्चर होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है. तो ये वो वाले सर्टिफिकेट की बात हो रही है. देन कम्स टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. इसका कोई एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन का रखा हो वो काउंसिल लेती है. टू डू सच अदर थिंग्स, और इसी तरह की बाकी बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह अगर किसी फार्मासिस्ट ने या फार्मेसी टेक्नीशियन ने बाहर जाना है तो लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग बनाना, ये भी किसकी ज़िम्मेदारी है, प्रोविंशियल काउंसिल की ज़िम्मेदारी है. अगर आपकी कैटेगरी या आपका लाइसेंस गुम जाता है तो उसकी आपको डुप्लीकेट प्रोवाइड करना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है, ये भी प्रोविंशियल काउंसिल की ज़िम्मेदारी है. इसी तरह के बाकी बहुत से अमूर, ये ज़िम्मेदारी बच्चे किसके अंडर आती है, प्रोविंशियल काउंसिल के अंडर आती है. और प्रोविंशियल काउंसिल अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही, अपनी सारी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रही है या नहीं कर रही, ये किसके अंडर आता है, ये आता है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर. फेडरल और सेंट्रल काउंसिल सारे अमूर देखती है प्रोविंशियल काउंसिल के. सेक्शन 24 है बच्चे प्रेपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स. ये वही रजिस्टर्स हैं जिसमें फार्मासिस्ट और ये बाकी लोग जितने भी हैं ये सारे रजिस्टर्ड होते हैं. तो प्रोविंशियल काउंसिल शैल प्रिपेयर रजिस्टर ए फॉर पर्सन्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25. बच्चे सेक्शन 25 के क्लॉज ए में जो पर्सन रजिस्टर है वो है फार्मासिस्ट, जिसके पास कौन सी डिग्री हो, फार्मेसी की डिग्री हो, 5 साल डिग्री हो, वो पर्सन रजिस्टर होता है अंडर रजिस्टर ए. देन कम्स रजिस्टर बी फॉर पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी एंड सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25. अब सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25 के क्लॉज सी में क्या है, बी और सी में बच्चे वो बंदा जो, जैसे आप हैं, आप लोग फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं, आपका 2 ईयर का डिप्लोमा है, तो आप लोग किस में रजिस्टर होंगे, क्लॉज बी में रजिस्टर होंगे, क्योंकि आप लोग वो एग्ज़ाम पास करेंगे जो प्रोविंशियल काउंसिल लेगी. आपकी एग्ज़ाम्स काउंसिल लेती है ना, तो यही इस बात का ही जिक्र यहाँ पे हो रहा है कि जो रजिस्टर बी में रजिस्टर होंगे वो फार्मेसी टेक्नीशियंस होंगे, जो जिनके पास डिप्लोमा होगा फार्मेसी का और जो पास करेंगे एग्जामिनेशन हेल्ड बाय प्रोविंशियल काउंसिल. देन कम्स अप्रेंटिस इन फार्मेसी. रजिस्टर सी में कौन होंगे, अप्रेंटिस इन फार्मेसी, जिन्होंने किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग ली होगी वो इसमें रजिस्टर सी में आएंगे. और क्या काम जी है, एवरी रजिस्टर शुड इंक्लूड फुल नेम. ये आप लोगों का बहुत बड़ा मसला है, किसी ने चौधरी मोहम्मद फ़लाँ और आगे 10 साल के बाद और लिखे होते हैं. दैट्स नॉट योर फुल नेम. आपका फुल नेम वो होता है जो आपका कॉलेज में या आपके रजिस्टर्स में या आपका जो जब आप पैदा हुए थे आपके वालिदैन ने जो नाम रजिस्टर कराया था वो बच्चे आपका फुल नेम है. एंड फील प्राउड टू राइट योर फुल नेम. गेराओ, चौधरी, मलिक, इनसे कुछ नहीं हो जाता. ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी आइडेंटिटी आप खुद हैं.
तो आपका जो फुल नेम है वो आप लोगों को यूज़ भी करना चाहिए। हम बार बार आपसे कहते भी हैं कि बच्चे अपना पूरा नाम, जो आपका नाम रजिस्टर्ड है, आपकी पहचान उस नाम से है बच्चे जो आपका नाम रजिस्टर्ड है। आप जितने बड़े मर्जी इंसान बन जाएं, आपकी पहचान आपका रजिस्टर्ड नेम है। आप राव, मोहम्मद, चौधरी, मलिक जो मर्जी लगा लें, दैट्स नॉट योर फुल रजिस्टर्ड नेम। आपका फुल रजिस्टर्ड नेम यूज़ करने की बच्चे आदत डालें। और क्योंकि ऑफिशियली वो फिर अगर आपको आदत पड़ जाएगी तो आप हर जगह वो नाम लिखेंगे और वो फिर मसला आ जाता है। कहते हैं जी रजिस्टर में तो आपका नाम ये है, आप इस तरह नाम लिख रहे हैं। तो अपनी हैबिट बनाएं अपना फुल रजिस्टर्ड नाम लिखने के लिए, एंड डोंट फील शेम अबाउट इट। अब फील प्राउड टू राइट योर फुल रजिस्टर्ड नेम। देन कम्स रेजिडेंशियल एड्रेस, कि आप कहाँ पे रहाइश पजीर है। इसमें एक आर्जी पता होता है, एक मुस्तकिल पता होता है, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कौंसिल की तरफ से हो तो इसमें क्लियर हो जाए। देन कम्स प्रोफेशनल एड्रेस, कि अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है। देन कम्स फादर्स नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कि आप किस मुल्क के रिहायशी हैं। क्वालिफ़िकेशन, डेट ऑन विच रजिस्टर्ड, जब आपका डिप्लोमा बच्चे आप लोग पास हो जाएंगे, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप लोग किसके लिए अप्लाई कर देंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस डेट, वो जिस डेट पे वो आपको मिलेगा वो आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी। सच अदर पार्टिकुलर्स, इसी तरह की बहुत सारी और खसूसी चीज़ें। देन कम्स सेक्शन 25, क्वालिफ़िकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ये तो अब आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि जो फार्मासिस्ट होता है उसके पास डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए, जो रजिस्टर बी में आते हैं उनके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, या उनको कोई भी एग्ज़ाम जो प्रोविंशियल काउंसिल लेती है वो पास करना ज़रूरी है। फॉर रजिस्ट्रेशन एज अप्रेंटिस इन फार्मेसी, इंस्पेक्टर और एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर ड्रग एक्ट 1940, इसमें कौन कौन आता है, कंपाउंडर और डिस्पेंसर। shall not be qualified unsound mind person convicted by court, किसी मुजरिम को या दिमागी जो इंसान तंदुरुस्त ना हो उसको आप जो है ये नहीं कह सकते कि ये क्वालिफाई करता है फॉर रजिस्ट्रेशन। एक बंदा बच्चे जो मुजरिम है, मुलजिम है, उसका मेडिसिन में या हेल्थ केयर प्रैक्टिस में आना वैसे भी बड़ा अनएथिकल है, क्योंकि लोगों, ये एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, तो लोग उसके ऊपर वैसे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे और उसके ऊपर ट्रस्ट किया भी नहीं जा सकता जो कन्विक्टेड बाय कोर्ट है। या समटाइम ऐसा होता है कि लोगों ने कोई ऐसा जुर्म किया होता है जिसकी वजह से उनके ऊपर पाबंदी लग जाती है कि ये ताहयात कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकते या ताहयात कोई नौकरी कर ही नहीं सकते। जिस तरह हमारे एक लीडर पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात पाबंदी लगाई है कि वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, तो इसी तरह बहुत सारे लोगों पे भी पाबंदियाँ लगती हैं कि वो ताहयात ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। देन कम्स सेक्शन 26 में बच्चे उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल काउंसिल शैल इनवाइट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल काउंसिल क्या करेगी, इनवाइट करेगी कि आप एप्लीकेशन दें रजिस्ट्रेशन के लिए। एप्लीकेशन शैल बी इन स्पेसिफाइड फॉर्म विद प्रिस्क्राइब्ड फ़ी। अब ये फॉर्म्स और शेड्यूल्स पे मुझे लगता है जितना मैंने फोकस किया है इस पूरे सेशन में जब से मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया है, क्योंकि बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। आपका ये नहीं कह सकते आप कि आपने पीपीएससी देना है तो आप अपना कोई फॉर्म फिल करें और एप्लीकेशन लिख दें पेपर पे और आप जी अहल हो जाएंगे टेस्ट देने के। ऐसा नहीं होता। उनका एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है बच्चे, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसके पीछे एक ऑफिसर होता है जो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है और वो प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस होती है जो आपने उसके साथ अदा करनी होती है। फिर आप एलिजिबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के। और अगर प्रोविंशियल काउंसिल सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपको एंट्री दे देती है अप्रोप्रिएट रजिस्टर में। जैसे अब आप लोगों ने रजिस्टर होना है रजिस्टर बी में, तो अगर फार्मेसी काउंसिल सेटिस्फाई होगी, मुतमिन होगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन से, आपकी बाकी सब चीज़ों से, तो आपको रजिस्टर कर देगी जी रजिस्टर्स में। इफ़ इट रिजेक्ट्स द एप्लीकेशन, अब दूसरा ऑप्शन भी तो हमने देखना है ना कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो क्या होगा। शैल इन्फॉर्म द एप्लीकेंट विद इन 90 डेज, 3 महीने के अंदर अंदर
जिसने अप्लाई किया होगा उसको इन्फॉर्म करेंगे एंड देन एप्लीकेंट में विद इन द 60 days अपील टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और एप्लीकेंट क्या करेगा, 90 दिन के अंदर अंदर कौंसिल इस बात की जिम्मेदार होगी कि एप्लीकेंट को बताए कि आपकी एप्लीकेशन मनसूख हो गई है, और अगले 60 दिनों में एप्लीकेंट जो है वो प्रोविंशियल कौंसिल में अपील करेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपील करेगा। फेलियर टू इन्फॉर्म विद इन द पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। और अगर 90 दिन के अंदर अंदर काउंसिल आपको ये नहीं बताती कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कंसिडर होगी, वो एक्सेप्टेड कंसिडर होगी। देन कम्स बच्चे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स शैल इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अ पर्सन हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 26। जो ऊपर वाली सेक्शन 26 जो मैंने अभी बताया, इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरे करेगा, प्रोविंशियल काउंसिल उसको सर्टिफिकेट दे देगी। उसके ऊपर क्या होगा बच्चे, अ नंबर एंड ऑफिशियल सील ऑफ द काउंसिल। ये आप लोग देख चुके हैं, ये मैंने आप लोगों को क्लास में दिखाया था। उसके ऊपर एक सील होती है, साइन होते हैं प्रेसिडेंट साहब के और सेक्रेटरी साहब के, और टॉप राइट कॉर्नर में एक तस्वीर लगी हुई होती है, सिग्नेचर होते हैं, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती है। इसकी एक कॉपी बच्चे वो रिकॉर्ड में रखते हैं और एक कॉपी जो है वो जिस बंदे की होती है उसको देते हैं। देन कम्स रेवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, कि सर्टिफिकेट वापस भी ले लेते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ पे अब खुश नहीं होना कि जी अभी मिल गया तो पूरी ज़िंदगी ये हमारा है। अगर अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट रखेंगे तो ये नो डाउट आपका ही है, आपसे कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर कुछ इस तरह की हरकत करते हैं जो कॉन्ट्रावीन्स पॉइजन एक्ट करता है, कि पॉइजन एक्ट की, डेंजरस ड्रग एक्ट की या ड्रग एक्ट की आप लोग खिलाफ वर्जी करते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी भी हदायत को आप लोग इग्नोर करते हैं तो भी कैंसिल हो जाएगा। कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हैं तो भी कैंसिल हो जाएगा, और आपका नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाएगा। तो इस बात पे पूरी ज़िंदगी खुश नहीं रहना कि सर्टिफिकेट हमारा है, या आपसे वापस भी लिया जा सकता है। देन कम्स एग्जामिनेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एग्जामिनेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बच्चे प्रोविंशियल काउंसिल एग्जामिनेशन साल में 2 दफ़ा लेती है। जो जगह है, जो आपका सेंटर बनता है, वो भी कौन डिसाइड करती है, काउंसिल डिसाइड करती है। और क्या इसका जो नोटिस होता है वो न्यूज़पेपर में आता है, एक इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज जो है, ताकि अवामुल नास जो है वो सब मुतला हो जाएं जी कि एग्ज़ाम कब है। उसकी फ़ीस भी बताते हैं, और जो एप्लीकेशन आप लोग देते हैं उसमें ऑब्वियसली आप फ़ीस साथ सबमिट कराते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका कॉलेज बना के देता है, इसीलिए कॉलेज में भी कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। देन कम अदर पेपर्स एज रिक्वायर्ड, जो काउंसिल जो है वो स्पेसिफाई करे वो। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। और 17 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा मैट्रिक होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड एज अप्रेंटिस इन फार्मेसी। प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस विदाउट रजिस्ट्रेशन, बच्चे इसकी सख्त ममानत है कि आप नहीं कर सकते प्रैक्टिस विदाउट रजिस्ट्रेशन। और उसके अलावा क्या है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट इन फार्मेसी, या वही है बच्चे कि आपने एक अपना सर्टिफिकेट जो है वो एक कंस्पिक्यूअस प्लेस में अपनी प्रेमिसेस में उसको डिस्प्ले करना है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप कभी किसी फार्मेसी मेडिकल स्टोर में जाएं तो जहाँ पे जो कैशियर खड़ा होता है उसके पीछे बड़ी एक अच्छे से कॉर्नर में जो है वो लगी हुई होती है उसकी डिग्री, उसका डिप्लोमा जो भी है, ताकि उस पता हो जो भी लोग आ रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर या फार्मेसी है, यहाँ पे कोई अनप्रोफेशनल बंदा नहीं खड़ा हुआ। देन कम्स बच्चे कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस। नो कोर्ट शैल बी टेक कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट बाय इंस्पेक्टर। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं जाके जी कह दूं कि ये इस तरह ये कानून की खिलाफ वर्जी उस जगह हुई है, नहीं। थ्रू प्रॉपर चैनल अगर जाएगी शिकायत तो वही एंटरटेन होगी। और वो कौन है प्रॉपर चैनल का जो सबसे मेन जिसे प्राइमा फेशिया कहते हैं, दैट इज़ इंस्पेक्टर। कोई भी ऑफेंस तब तक खातिर में नहीं लाया जाएगा जब तक वो इंस्पेक्टर के थ्रू रिपोर्ट नहीं होगा। देन कम इंडेमनिटी हर्जाना। No proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done under this act। कि कोई भी इंसान अगर अच्छी नीयत से कोई काम करता है तो उसके ऊपर कोई भी हर्जाना नहीं होगा, या उसको कोई भी सज़ा वगैरह या फ़ाइन वगैरह नहीं लगेगा।
पावर टू मेक बायलॉज। बायलॉज क्या होते हैं बच्चे, जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और वो कहते हैं जी हम मेंटेन करने के लिए ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। जिस तरह हम अपने कॉलेज की एग्जांपल ले लेते हैं, साकिब साहब एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, मैडम हीरा आपकी प्रिंसिपल हैं, बाकी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपके टीचर्स हैं, तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ है। कॉलेज में टीचर्स की मीटिंग एक दिन पे होती है, फिर स्टूडेंट्स को जिस तरह काउंसिल करना है, आपके टेस्ट कब लेने हैं, ये सारे हमारे बायलॉज हैं जो हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। इसी तरह जो काउंसिल है विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मेक बायलॉज। अब हमने जो भी लॉज अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट करने होते हैं हम अपने डायरेक्टर से पूछते हैं, तो काउंसिल भी क्या करती है, वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके अपने बायलॉज बना लेती है कि हमने ये मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैसे करनी है, मीटिंग्स कैसे करनी है, टर्म्स एंड कंडीशन स्टाफ के लिए क्या होंगी, छुट्टी इनको कब देनी है, फ़ीस क्या है, ये सारा कुछ बच्चे बायलॉज में आता है कि हमने इंटरनली, जिस तरह घर में होता है ना कि घर में बायलॉज चलते हैं, किसी के घर में अब्बा जी डोमिनेंट होते हैं, किसी के घर में अम्मा डोमिनेंट होती हैं, तो वो बायलॉज बना लेते हैं कि घर में इतने बजे के बाद कोई एंटर नहीं होगा, घर में मगरिब के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा, और ग्रॉसरी जो है वो इतने दिनों के बाद आएगी, या किस बच्चे की कितनी पॉकेट मनी होनी है, ये सारे घर के इंटरनल बायलॉज हैं। तो इसी तरह बच्चे काउंसिल की भी बायलॉज हैं जो गवर्नमेंट के अप्रूवल से काउंसिल बनाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट फार्मेसी एक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कुछ नहीं समझ आती तो बच्चे आप लोग सेकेंड ईयर डोंट हेजिटेट, और अपनी तैयारी पूरी रखें। इंशाल्लाह इसके बाद हम एथिक्स स्टार्ट करेंगे एंड सोशल बिहेवियर। तो अगर आप लोगों की कोई सजेशन है या कोई चीज़ आप लोग चाह रहे हैं कवर करना, या कुछ आप लोगों को नहीं समझ आ रही, तो डू लेट मी नो। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।